Hello everyone, welcome to our channel P Talks and I hope you all are doing great. So this video is for all the UPSC geoscientist aspirants, mainly on students के लिए जो कि next month इंटरव्यू के लिए अपीयर होने वाले हैं, या फिर जो मेन HR क्वेश्चन वाला पार्ट है वो सभी UPSC एस्पिरेंट्स के लिए, या फिर आप कहीं पे भी NFL के इंटरव्यू में जा रहे हो या फिर किसी भी जॉब इंटरव्यू के लिए जा रहे हो, ONGC IOCL एनीथिंग, तो आपके लिए ये वाली वीडियो बहुत ही काम आने वाली है, नो डाउट. एंड इन इंटरव्यू, माई इंटरव्यू, like last year I appeared for the GSI interview and in that I got 140 marks out of 200 and that was highest in my batch. Okay, तो आप थोड़ा बहुत रिलाई कर सकते हो, जो कि मैं थोड़ा बहुत आइडिया देने वाली हूँ आपको. एंड नो डाउट जब भी हमारा इंटरव्यू अनाउंस होता है देन वी स्टार्ट सर्चिंग फॉर यूट्यूब वीडियोज़ की कहीं से हमें थोड़ा बहुत आइडिया मिल जाए. सो दिस वीडियो इज़ ओनली फॉर यू, सो लेट्स स्टार्ट. ओके, फर्स्ट थिंग इज़ HR क्वेश्चंस. ओके, HR क्वेश्चन मीन्स जो आपके सब्जेक्ट से अलावा, ओके, लाइक अगर आप केमिस्ट्री में अपीयर होने वाले हो, जियोलॉजी में अपीयर होने वाले हो, किसी भी सब्जेक्ट में अपीयर होने वाले हो, बट दीज HR क्वेश्चंस वुड बी सेम फॉर ऑल द स्टूडेंट्स. ठीक है, यानी टेक्निकल मीन्स आपका सब्जेक्ट रिलेटेड, एंड सो दीज क्वेश्चंस विल बी कॉमन फॉर ऑल द फील्ड्स. ओके, सो वी विल स्टार्ट विद द HR क्वेश्चन. फर्स्ट इज डैफ. डैफ यू ऑल मस्ट बी नोइंग कि क्या है, डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म, जो आपने लास्ट मंथ फिल किया होगा, राइट. तो डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म में जो भी आपने इंफॉर्मेशन दी है ना, मेक श्योर कि आपने एक भी वर्ड उसमें ऐसा कुछ लिखा है, मतलब कुछ भी लिखा है ना, तो यू मस्ट नो ईच एंड एवरी वर्ड, अबाउट ईच एंड एवरी वर्ड. लाइक अगर हम बात करते हैं स्टार्टिंग में होम टाउन, लाइक मैं हरियाणा से हूँ, तो हरियाणा के बारे में मुझे ऑलमोस्ट चीज़ें पता होनी चाहिए. मेनली उसकी ज्योग्राफी पता होनी चाहिए, उसकी क्या क्या फेमस चीज़ें हैं वहाँ पे. ऐसा नहीं हो कि मुझसे पूछा जाए अच्छा आप यहाँ पे रहते हो, ठीक है, आपकी डिस्ट्रिक्ट में ही क्या ऐसा फेमस है, या फिर वहाँ की लाइक कैसी सॉइल है, बिकॉज GSI इज़ कंसर्न अबाउट सॉइल, राइट. तो वहाँ पे कौन सी क्रॉप्स होती हैं. सॉइल के बारे में अगर हम बात करें, जब सॉइल का वर्ड आ जाता है तो होता है ना कि एलुवियल सॉइल है, ब्लैक सॉइल है, रेड सॉइल है, तो विच काइंड ऑफ सॉइल इज़ देयर. तो ये सब चीज़ें आपको आपके होम टाउन के बारे में अच्छे से पता होनी चाहिए. तो यू जस्ट सर्च एंड राइट इट डाउन. ओके, देन करंट न्यूज़. अगर करंट न्यूज़ में आपका जो होम टाउन है अगर वो आया है तो देन यू मस्ट नो अबाउट दैट. ओके, लाइक अगर आप दिल्ली से हो तो अभी पॉल्यूशन चल रहा है, तो उसके क्या मेजर्स हो सकते हैं, व्हाट आर द रीजंस बिहाइंड इट. तो ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए. मतलब कि आप जहाँ पे रह रहे हो या फिर आपने डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म में जो एरिया लिखा है तो उसके बारे में आपको मोस्ट ऑफ द चीज़ें पता होनी चाहिए. ठीक है, लाइक फेमस चीज़ें करंट न्यूज़ में हैं और उसकी ज्योग्राफी. नेक्स्ट इज़ हॉबीज़. तो इसमें जितनी भी चीज़ें आपने मेंशन की हुई है अपनी हॉबीज़ में, लीडरशिप में या किसी भी चीज़ में, तो उस हर एक चीज़ के बारे में आपको आइडिया होना चाहिए. लाइक अगर आप क्रिकेट मेंशन करते हो, ठीक है, मोस्ट ऑफ द बॉयज़ क्रिकेट पसंद करते हैं, तो क्रिकेट के बारे में आपको ऑलमोस्ट चीज़ें सब पता होनी चाहिए. लाइक उसके क्या रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं, कितने प्लेयर्स होते हैं, कितने बैट्समैन रहते हैं मोस्टली, कितने बॉलर्स होते हैं, और कुछ भी जो टर्म्स होती है ना क्रिकेट में, लाइक LBW या फिर मुझे इतना नहीं पता, बट जो भी टर्मिनोलॉजीज़ होती हैं वो आपको एग्जैक्टली पता होनी चाहिए कि कैसे कैसे आउट किए जाते हैं, कितने टाइप से हम आउट कर सकते हैं, सॉरी विकेट लेते हैं ना, तो वो चीज़ें, तो ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए. रिसेंटली हमने वर्ल्ड कप कब जीता था, कौन कैप्टन था, या फिर फर्स्ट वर्ल्ड कप हमने कौन से ईयर में जीता था. तो क्रिकेट के बारे में आपको सारी नॉलेज होनी चाहिए. ठीक है. नेक्स्ट जैसे बैडमिंटन है, बैडमिंटन का भी सेम, क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, क्या उसमें जो टर्म्स यूज़ की जाती है, डबल सिंगल्स के क्या रूल्स होते हैं, तो ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए. नेक्स्ट थिंग एक और चीज़ आती है, लाइक स्पोर्ट्स में अपना
एशियन गेम्स वगैरह होते हैं ना, ओलंपिक गेम्स होते हैं, तो उसमें भी आपको ये आइडिया होना चाहिए कि आप अपने जो आपका जो एरिया है, लाइक आई एम फ्रॉम हरियाणा, तो हरियाणा में कितने मेडल्स आए थे, या फिर इंडिया ने टोटल कितने मेडल्स जीते थे। और अगर बैडमिंटन में आपने लिखा हुआ है तो बैडमिंटन में कौन प्लेयर रिप्रेजेंट कर रहा था इंडिया को। फिर ठीक है, अगर आपके ही स्टेट से है देन इट्स गुड, वो ऑब्वियसली पूछेंगे। इफ़ यू हैव मेंशन देन ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ओके, लाइक नेक्स्ट इज कुकिंग। कुकिंग के बारे में अगर आपका पैशन है तो उसके बारे में भी आपको आइडिया होना चाहिए। लाइक कभी कभी हम बचपन में पढ़ते थे ना कि माउंटेन्स पे अगर हम जाते हैं तो ज़्यादा टाइम लगता है कुकिंग में, क्यों लगता है, हम कभी कभी नमक डालते हैं बॉईल करने के लिए, तो क्यों डालते हैं। तो ऑल दिस थिंग्स यू शुड नो। ओके, देन डांस, कितने टाइप के क्लासिकल डांस होते हैं, या फिर क्लासिकल डांस होते हैं, एक टाइप का और डांस होता है, मुझे माइंड में क्लिक नहीं हो रहा। तो जैसे अगर केरला में है तो कौन सा डांस वहाँ पे परफॉर्म किया जाता है। इफ़ यू आर फ्रॉम महाराष्ट्र देन विच फॉर्म ऑफ डांस इज़ फेमस देयर। तो ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। देन एथलेटिक्स, एथलेटिक्स में अगर आप मतलब आपने लिखा हुआ है उसमें, देन यू शुड नो कि 100 मीटर 200 मीटर जैसे ये होते हैं ना, किसी को स्प्रिंट बोलते हैं, किसी को रेस बोलते हैं, वॉकिंग, रनिंग, इन सब में डिफरेंस क्या होता है। तो ये सब चीज़ें आपको मतलब जो भी आपने मेंशन किया है यू शुड नो अबाउट दैट। ओके, बेसिक चीज़ें, मैं ये नहीं बोल रही कि अंदर ही घुस जाना, बट हाँ थोड़ा बेसिक चीज़ें आप गूगल पे सर्च कर सकते हो कि इससे रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चंस हो सकते हैं। तो इसलिए जो भी डैफ में आपने मेंशन किया हुआ है आपकी समरी शीट में, प्लीज़ बहुत अच्छे से उस चीज़ को प्रिपेयर करना। नेक्स्ट इज़ अचीवमेंट्स। अचीवमेंट्स में आपने ऑब्वियसली कहीं ना कुछ लिखा होगा, ठीक है। नहीं है तो कोई बात नहीं, बट अगर है तो ऑब्वियसली यू मस्ट हैव रिटन समथिंग। तो उन चीज़ों के बारे में आपको पता होना चाहिए। लाइक आई हैव मैंने SPM फेलोशिप का लिखा था, तो आई शुड नो SPM मीन्स व्हाट। मैंने चलो ठीक है बता दिया मेरे पास SPM फेलोशिप थी, बट SPM की फुल फॉर्म क्या है, ठीक है। वो कौन थे, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, वो कौन थे, इन्होंने क्यों शुरू की थी ये फेलोशिप, राइट। तो PMRF है, PMRF की फुल फॉर्म क्या है, कब स्टार्ट हुई थी, किसको दी जाती है। तो ये सब चीज़ें जो भी आपने अचीवमेंट्स में लिखा है, कहीं आपने यूनिवर्सिटी में गोल्ड मेडल लिया हुआ किसी भी फील्ड में, तो उसके बारे में आपको जनरल आइडिया होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट इज़ PhD। ये तो था डैफ के बारे में। डैफ के बारे में जितना भी आपने लिखा हुआ है उसमें, तो वो आप प्रॉपरली पढ़ लेना, समझ लेना। मान लो कभी कभी होता है किसी ने यूनिवर्सिटी का नाम लिखा होता है, गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी, तो गुरु जम्बेश्वर हु वाज ही, राइट। तो ये बहुत मतलब माइन्यूट सी चीज़ें होती है जो हम मिस आउट कर जाते हैं। बट हाँ, आपके पास डेफ 2 पेज का है तो आप उसको थोरोली पढ़ लेना। ओके, नेक्स्ट इज़ PhD। अब PhD का भी एक बहुत बड़ा रोल होता है वाइल यू आर अपीयरिंग फॉर इंटरव्यू। तो अगर फर्स्ट थिंग इज़ कि आप अभी भी PhD कर रहे हो, ठीक है, करंटली, तो आपके पास क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। देन दैट व्हाई यू वांट टू डिसकंटिन्यू PhD, राइट। आपके पास उसके लिए बहुत अच्छे से एक्सप्लेनेशन होनी चाहिए, पॉजिटिव एक्सप्लेनेशन ये होनी चाहिए, राइट। ऐसे नहीं कि मतलब नहीं मुझे पसंद नहीं है, भाई पसंद नहीं है तो आपने फिर एडमिशन क्यों लिया था, राइट। तो आपके पास रिटर्न में मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि वर्ड फाइल बनाओ। वर्ड फाइल में क्वेश्चन अपने आप से करो कि अगर मुझे इंटरव्यूअर पूछता है कि दैट व्हाई यू वांट टू डिसकंटिन्यू PhD, देन आप उसके अंदर आंसर लिखो कि ये वाली 3 लाइनें मैं वहाँ पे बोलने वाला हूँ, राइट। तो ऐसे करके आप पूरी वर्ड फाइल तैयार करो कि ये क्वेश्चन आ सकते हैं और मेरे पास ये आंसर ऑलरेडी पहले से तैयार है, ठीक है, क्योंकि उस टाइम दिमाग में नहीं आएगा। मतलब मैं आपको गारंटी दे सकती हूँ उस टाइम दिमाग में आता नहीं है। ओके, तो जैसे हम आप PhD क्यों छोड़ना चाहते हो, आपके पास 2-3 सॉलिड रीज़न होने चाहिए, प्रैक्टिकल रीज़न होने चाहिए। ऐसे मत सोचना कि सामने वाला तो रोबोट है, ही इज़ ऑल्सो ह्यूमन बीइंग। तो प्रैक्टिकल जो चीज़ें हैं ना, रियलिटी जो है आप वो वहाँ पे बता सकते हो, लेकिन ऐसे भी रियलिटी नहीं बतानी कि भाई जो किसी के अगेंस्ट जाए। लाइक ऐसे नहीं बोल सकते कि मेरा प्रोफेसर के साथ बनती नहीं है, मेरा प्रोफेसर तो बहुत ही होता है ना कि रूड है या फिर सपोर्टिव नहीं है, तो ये चीज़ें नहीं बोलनी वहाँ पे। तो रियलिटी भी वही बोलनी है जो कि उनको भी लगे कि हाँ वैलिड रीज़न है, लाइक इट इज़ अ लॉन्ग जर्नी, नो डाउट, राइट। तो ऑब्वियसली उनको भी पता है कि हाँ लॉन्ग जर्नी है, यू वांट स्टेबिलिटी इन योर लाइफ,
घर की फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है तो मुझे थोड़ा जल्दी ही स्टेबिलिटी चाहिए, या फिर मतलब आपको प्रॉपरली आंसर लिखना है। ओके, नेक्स्ट इज देन अगर आप बोलते हो इंटरेस्ट नहीं है, मेरा जीएसआई में ज़्यादा इंटरेस्ट है, तो भाई ज्वाइन ही क्यों किया था, है ना। तो उसकी भी आपके पास प्रॉपर एक्सप्लेनेशन होनी चाहिए कि उस टाइम की कंडीशन आपकी कैसी थी कि जिसमें आपको पीएचडी ज्वाइन करनी पड़ी। नेक्स्ट इज़ व्हाई नॉट एकेडमिक्स, आप एकेडमिक्स में क्यों नहीं जाना चाहते, राइट, क्योंकि बहुत सारे ऑप्शंस है, कोचिंग में जा सकते थे आप, प्रोफेसर लग सकते थे आप, पीजीटी टीजीटी एग्ज़ाम्स होते हैं स्टेट लेवल पे, वो कर सकते थे, तो आप एकेडमिक्स में क्यों नहीं जाना चाहते। तो इन सब के रीजंस आपको पता होने चाहिए, राइट। देन बेनिफिट ऑफ यू, अगर ठीक है आपने पीएचडी वाला सब कुछ हो गया, नहीं भी पूछा उन्होंने, देन आप पीएचडी का बताते हो, देन दे विल आस्क, डेफिनेटली दे विल आस्क व्हाट वाज द टॉपिक ऑफ योर पीएचडी। आपका पीएचडी जो टॉपिक है ना, वो आपको एकदम होता है ना कि पी जाना, उसको इतना अच्छे से तैयार करके जाना। मैं आपको बोल रही हूँ कि 90% आपका जो इंटरव्यू है दैट विल बी फ्रॉम योर पीएचडी, ठीक है, बिकॉज देयर आर प्रोफेसर्स फ्रॉम आईआईटीज ऑल्सो, देन दे विल डेफिनेटली आस्क क्वेश्चंस फ्रॉम योर पीएचडी मोस्ट ऑफ द टाइम, 90%, आई एम श्योर अबाउट दैट। अगर पीएचडी नहीं की है तो एमएससी में जो आपने प्रोजेक्ट किया है, देन दे विल आस्क क्वेश्चंस फ्रॉम योर एमएससी प्रोजेक्ट। इसलिए मेक श्योर आपने वो सब कुछ मतलब पी लिया है पढ़ के, ठीक है, तो इतने अच्छे से तैयारी करके जाना। एंड सेकंड, फिर वो पूछेंगे ठीक है आपका हो गया, देन दे माइट आस्क कि पीएचडी में जो आपने काम किया है क्या वो किसी भी तरीके से जीएसआई में हेल्प करेगा, कि आपका कोई बेनिफिट होगा कि हाँ मैंने ये काम किया हुआ है तो ये हेल्प मुझे जीएसआई में मिल सकती है। तो वो चीज़ भी थोड़ा बहुत एप्लीकेशन सोच के जाना कि आपके काम की क्या एप्लीकेशन हो सकती है। ओके, नेक्स्ट इज़ कि ठीक है आपने पीएचडी नहीं की, पीएचडी नहीं कर रहे, तो मे बी आपने ड्रॉप किया हो, है ना, ड्रॉप किया हो, या फिर एमएससी के बाद आप फ्रेशर हो तो अच्छा है, एमएससी प्रोजेक्ट से ही आपसे पूछा जाएगा। बट इन केस आपने ड्रॉप किया हो, ड्रॉप ईयर में ड्रॉप ईयर की आपके पास एक्सप्लेनेशन होनी चाहिए, बहुत पॉजिटिव एक्सप्लेनेशन होनी चाहिए, ये नहीं कि हाँ घर पे ऐसे टाइम पास चल रहा था। तो यू मस्ट एक्सप्लेन द रीज़न कि आपने ड्रॉप क्यों किया था, बहुत पॉजिटिव, ऐसा नहीं कि नेगेटिव इम्पैक्ट बना रहे हो आप उस आंसर के साथ। तो और ऐसा होना चाहिए कि आप बोझ नहीं थे घर वालों पे, कि मतलब मेक श्योर कि ड्रॉप ईयर की आपके पास पॉजिटिव एक्सप्लेनेशन हो, ठीक है। अदरवाइज लंबी ज़्यादा हो जाएगी वीडियो, मैं ज़्यादा हर एक क्वेश्चन पे नहीं बताने वाली, बट येस मेक श्योर कि पॉजिटिव एक्सप्लेनेशन हो। देन अगर आपने कोई जॉब की है तो ठीक है, आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हो, उससे रिलेटेड आपके पास सब कुछ आपको पता होना चाहिए, बेसिक चीज़ें जिस भी जॉब में हो आप, तो वहाँ से भी कुछ क्वेश्चन आ सकते हैं। ओके, नेक्स्ट इज जीएसआई। अब क्वेश्चन आता है ठीक है ये डेफ वगैरह को हो गया, जीएसआई की बात आती है। एक जो मोस्ट कॉमन क्वेश्चन होता ही होता है, डू यू नो द रोल ऑफ केमिस्ट इन जीएसआई। तो ये पढ़ के जाना, रट के जाना, 3-4 लाइंस सर्च करोगे ना तो आपको मिल जाएंगी, तो वो अच्छे से प्रिपेयर करके जाना कि फटाक से क्वेश्चन पूछे और आप तभी की तभी आपके आंसर दिमाग में होना चाहिए, अरे तो प्रिपेयर किया हुआ है, ठीक है। तो रोल ऑफ केमिस्ट, या फिर आप जियोलॉजिस्ट भी हो या फिर किसी भी फिजिस्ट हो, तो आपको पता होना चाहिए आपका रोल क्या है, क्योंकि ऐसे तो मुँह उठा के हम इंटरव्यू देने नहीं आए, हमने पहले पता किया है हम किस पोस्ट पे अप्लाई कर रहे हैं, राइट। तो दिस वन, देन सम हिस्ट्री ऑफ जीएसआई, जीएसआई कब एस्टेब्लिश हुआ था, ठीक है, हेडक्वार्टर कहाँ है, और मेन चीज़ें मतलब जीएसआई की पता होनी चाहिए, क्या काम है जीएसआई का, क्या काम होता है। देन मिशंस हैं, 5 मिशंस आर देयर इन जीएसआई, तो वो 5 मिशंस आप पढ़ना, आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज मतलब इन्फॉर्मेशन मिलेगी उसकी, बट आप ट्राई करना कि हर एक मिशन को जो हेडलाइन है वो आप याद कर लो, और उसमें है क्या वो आपको पता होना चाहिए, इन केस दे आस्क, अदरवाइज टेल ऑल दोज 5 मिशंस जो उनकी हेडलाइन है, ठीक है। तो दिस वन एंड हाँ, एक और चीज़ है कि ठीक है आपने पीएचडी नहीं की, आपको एकेडमिक्स में नहीं जाना, पढ़ाना पसंद नहीं है, देन और भी काफ़ी जॉब है लाइक पीएसयूज, डीआरडीओ, बार, तो आप वहाँ पे क्यों नहीं गए, वाई ओनली जीएसआई। तो उसका भी आपका पास आंसर होना चाहिए। तो इन सब के आंसर है ना आप वर्ड फाइल में लिखते रहो, या फिर अपने पेन पेपर लो और उस पर अपने आंसर्स प्रिपेयर करते रहो, ठीक है। अब हाँ, अब ये था अबाउट एचआर क्वेश्चंस। इसके बाद आता है टेक्निकल क्वेश्चन। ओके, टेक्निकल क्वेश्चन मीन्स आप अगर फिजिक्स से अप्लाई किया है तो दैट मीन्स आपका फिजिक्स से क्या पूछा जाएगा, देन या फिर जियोलॉजी से या फिर केमिस्ट्री से,
एंड ये तीन तो हैं ही है, इसके अलावा कुछ कॉमन क्वेश्चंस हैं दैट इज़ अबाउट जियोलॉजी, ठीक है, जो फिजिस्ट और केमिस्ट दोनों से ही पूछे जाते हैं। तो ये आप मानिए कि तीनों ही फील्ड के लिए हैं, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट इज जियोलॉजी। जियोलॉजी मीन्स अर्थ के बारे में, जियो मीन्स अर्थ, ठीक है। अर्थ के बारे में आपको बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए जो आपने 10th तक पढ़ी है। 10th तक कोई आर्ट्स में नहीं गया था, कोई मेडिकल में नहीं गया था, कोई नॉन मेडिकल में नहीं गया था, सबके पास सेम सब्जेक्ट्स होते थे। तो दे एक्सपेक्ट कि 10th क्लास तक जो सबने पढ़ा है वो आपको आना चाहिए, ठीक है। लाइक अर्थ के बारे में आपको कितना पता होनी चाहिए, जैसे हमारी 6th क्लास से हम पढ़ने लग जाते हैं ना अर्थ के बारे में, हमने पढ़ा क्रस्ट कोर, है ना। तो ये सब चीज़ें हम पढ़ते हैं, लेकिन धीरे धीरे जैसे बड़े होते गए भूल गए हैं, तो वो एक बार फिर से याद करना पड़ेगा, ठीक है। क्या क्या ध्यान में रखना है, सॉइल होराइजन्स होते हैं, जैसे अपनी टॉप सॉइल, फिर लेवल ए लेवल बी, है ना, तो उनमें से कौन सी फर्टाइल है, तो ये आप थोड़ा सा आइडिया ले लेना सॉइल होराइजन्स के बारे में। देन अर्थ कंपोजिशन, अर्थ की क्या कंपोजिशन है, लाइक क्रस्ट पे जो है वो मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट कौन सा है, कोर में कौन सा है, जो हम मैग्नेटिक बताते हैं ना, डायरेक्शन बताते हैं ना, अर्थ मैग्नेटिज्म क्या है, और हम नॉर्थ साउथ कैसे बताते हैं, वो किसकी वजह से होता है, कोर में निकल होता है शायद, मतलब ये कौन से एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, टोटल मतलब ओवरऑल अर्थ में मोस्ट एबंडेंट कौन सा है, और क्रस्ट पे कौन सा मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट है। तो ये मतलब होता है ना कि बेसिक सी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। देन स्ट्रक्चर क्या है अर्थ का, देन लावा, मैग्मा, इनमें क्या डिफरेंस है, कहाँ से कैसे जनरेट होते हैं, सिस्मिक वेव्स क्या है, अर्थक्वेक क्या होता है, सुनामी क्या होती है, अर्थक्वेक क्यों आता है, ठीक है। इंडिया में मोस्ट प्रोन एरिया कौन सा है जहाँ पे अर्थक्वेक आएगा, जैसे हिमालयन रीजन, तो वहाँ पे क्यों आता है अर्थक्वेक, वही मोस्ट प्रोन एरिया क्यों है, व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दैट। देन टेक्टोनिक प्लेट्स क्या है ना। तो ये मतलब मोस्ट ऑफ द टर्म्स मैंने कवर कर ली है, इन केस में से मिस हो गई हो। तो मेन ये चीज़ें जब आप एक चीज़ के बारे में पढ़ते चलोगे ना, तो ये बाकी चीज़ें अपने आप मतलब कंटिन्यू होती जाएंगी, ठीक है। तो ये थोड़ा सा एक आप YouTube से कोई वीडियो चेक करके 5-6 वीडियोज़ आपको देखनी पड़ेंगी, तो इन सब के बारे में आपका बेसिक क्लियर कर लेना, रटनी नहीं है, जस्ट आपको आइडिया हो भाई मैग्मा क्या है, लावा क्या है, टेक्टोनिक प्लेट्स क्या है, ठीक है। देन इज PhD वर्क, मास्टर प्रोजेक्ट, जो भी आपका PhD वर्क था A to Z सब कुछ आपको पता होना चाहिए, ठीक है। आपने कौन कौन सी एनालिटिकल टेक्निक्स यूज़ की हैं, कौन से इंस्ट्रूमेंट आपने यूज़ किए हैं, वो इंस्ट्रूमेंट जो यूज़ किए हैं उसकी थोड़ी बहुत एप्लीकेशन आपको पता होनी चाहिए। जैसे NMR अगर आपने किया है तो NMR आपको सब कुछ आना चाहिए, क्योंकि NMR अगर आपने बोला देन दे विल डायरेक्टली जंप टू NMR, हाँ इसका क्या प्रिंसिपल है, ठीक है, ये वाला अगर कार्बोक्सिलिक एसिड वाले प्रोटॉन की कहाँ पे पीक आएगी। तो ये सब चीज़ जो भी आप मुँह से बोलने वाले हो सोच समझ के बोलना है, और उसके बारे में सब कुछ पता होना चाहिए, ठीक है। मास्टर्स का प्रोजेक्ट सेम। देन GSI में ओब्वियसली मिनरल एक्सप्लोरेशन का काम होता है। तो मिनरल्स और पढ़ते थे ना हम बच्चे थे जब, NCERT बुक में है मिनरल्स और के बीच का डिफरेंस क्या होती है, डेफिनेशन याद कर लेना क्या होते हैं, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन देम। और यस, हमने एक मेटलर्जी चैप्टर पढ़ा था NCERT में 11th क्लास में, आई गेस, वो चैप्टर अच्छे से कर लेना कि कौन सा मेटल हम किस टेक्निक से एक्सट्रैक्ट करते हैं, लाइक कैल्सिनेशन, रोस्टिंग पढ़ा था हमने, याद है। तो वो चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि डिफरेंस क्या है इन दोनों के बीच में। तो मतलब रिफाइनिंग और वो सब हमने पढ़ा था, तो आप वो चीज़ें वो वाला मेटलर्जी वाला चैप्टर अच्छे से कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट इज़ एनालिटिकल टेक्निक, जो मेंस में आपने पढ़ी होंगी सारी एनालिटिकल टेक्निक्स, XRD, XRF और क्रोमेटोग्राफी, देन AAS, मास स्पेक्ट्रोमेट्री। तो इनका आपको बहुत जितना मेंस पे पढ़ा था उतना पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बट हाँ मेन उतना कि प्रिंसिपल, मास स्पेक्ट्रोमेट्री कैसे काम करती है, AAS कैसे काम करती है, तो वो बेसिक प्रिंसिपल आपको पता होना चाहिए। ऐसे नहीं कि आपको बहुत डिटेल में नहीं लेके जाएंगे, बस हाँ ये ज़रूर पूछ सकते हैं कि प्रिंसिपल क्या है, कैसे हम डिटेक्ट करते हैं मिनरल्स को, एलिमेंट्स को, ठीक है, कौन सी ज़्यादा बेनिफिशियल है ओवर अनदर। XRF है, ये क्या होती है, नॉन डिस्ट्रक्टिबल होती है, तो ये इसका बेनिफिट है। तो मेन चीज़ें इनकी पता होनी चाहिए, ओके। नेक्स्ट इज़ हाँ वाटर प्योरिटी के बारे में पता होनी चाहिए। जैसे हम वो करते हैं ना
कॉम्प्लेक्स टाइट्रेशन सारी आनी चाहिए अच्छे से। कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन से हम वाटर की चेक करते हैं ना कि कौन सा एलिमेंट हार्डनेस सॉफ्टनेस उसकी डिटरमाइन करते हैं, तो वो चीज़ आपको पता होनी चाहिए। देन मिनरल वाटर, डिस्टिल्ड वाटर, आरओ वाटर, इनके बीच में मिल्की वाटर, इनके बीच में डिफरेंस क्या है, आप कैसे पता कर पाओगे कि ये गिवन वाटर इज़ फिट फॉर योर ड्रिंकिंग और नॉट, तो उनके बारे में पता होना चाहिए। नेक्स्ट इज़ नोबेल प्राइज़। अभी रिसेंटली ऑब्वियसली नोबेल प्राइज़ जो अनाउंस हुए थे, तो आपको पता होना चाहिए अगर आपकी फील्ड में है तो किसको नोबेल प्राइज़ मिला है एंड उनका काम क्या था, किस काम के ऊपर उनको नोबेल प्राइज़ मिला है। पॉल्यूशन के बारे में एयर क्वालिटी इंडेक्स SPM क्या होता है, 2.510, ये क्या होता है। पॉल्यूशन अभी रिसेंटली दिल्ली में जैसे भयानक पॉल्यूशन चल रहा है, तो उसके पीछे क्या रीज़न्स है, मेन रीज़न क्या है, उसके क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस होने वाले हैं, उसको मिनिमाइज रिड्यूस कैसे कर सकते हैं, क्या हम पॉलिसीज़ लेके आ सकते हैं। तो थोड़ा सा मेन मतलब मोटा मोटा आइडिया होना चाहिए, ठीक है। और बेसिक केमिस्ट्री, ऑब्वियसली केमिस्ट्री के स्टूडेंट हो तो अगर आप फिज़िकल केमिस्ट्री से स्पेशलाइजेशन है आपकी, तो फिज़िकल केमिस्ट्री पूरी एक बार पढ़ लेना, ठीक है। पूरी इन द सेंस में ये नहीं बोली न्यूमेरिकल प्रैक्टिस कर लेना, नहीं, मेन आइडिया मतलब काइनेटिक्स पढ़ रहे हो तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या है, स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन क्या है, आर्हीनियस इक्वेशन डिराइव करवा के पूछते हैं, तो यही सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक बार आप पूरी पढ़ लेना। स्पेक्ट्रोस्कोपी चाहे किसी भी केमिस्ट्री से हो, स्पेक्ट्रोस्कोपी ज़रूर पढ़ लेना सारी की सारी, ठीक है। एंड नेक्स्ट इज़ अगर आप जियोलॉजी फिजिक्स के हो तो ऑब्वियसली आप अपना बेसिक पढ़ के जाना, उसमें से कहीं से भी आपके मुंह से कोई भी वर्ड निकलता है देन दे विल डेफिनेटली आस्क यू दोज बेसिक क्वेश्चंस। एंड इंटरव्यू बहुत टफ नहीं होने वाला है, इट वुड बी लाइक बहुत बेसिक चीज़ें पूछी जाएंगी क्योंकि आपकी नॉलेज आप मेंस में दिखा चुके हो, है ना। तो इसलिए जितना सब कुछ मैंने लिखा है ये बेसिक पता होना चाहिए, क्योंकि मैंने अगर नहीं लिखती, आप टेक्टोनिक प्लेट्स के बारे में नहीं पढ़ते कि आप तो जस्ट वो आपसे ये जानना चाहते कि इसको ये पता है कि टेक्टोनिक प्लेट्स होती क्या है, ठीक है। तो जस्ट आपको डेफिनेशन पता हो, थोड़ा सा आइडिया होगा ना तो आप कुछ बोल पाएंगे, अदरवाइज मुँह बंद हो जाएगा तो फिर इंटरव्यू तो गया ना। तो इसलिए आई थिंक दिस इज़ ऑल व्हाट यू कैन प्रिपेयर राइट नाउ, और ऑलमोस्ट अराउंड 20 डेज आर लेफ्ट, तो अच्छे से प्रिपेयर करो एंड या ऑल द वेरी बेस्ट टू यू। बाय।